गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का टॉपिक ओम्स लॉ। प्रीवियस क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है ये एक फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया था 1827 में। इन्होंने ये जो लॉ दिया था इसके ज़रिए तीन चीज़ों के बीच में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किया था। एक है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वोल्ट है और आई जो है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और रेजिस्टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ओम्स लॉ को समझने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। इसमें हम एक ऐसा सर्किट जो है ये सेटअप करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपने लास्ट क्लास में सभी जो भी सर्किट के जितने भी अप्लायंसेस जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स आपने पढ़े थे। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है। ये तो एक सर्किट है। ये जो है ये की है इसकी, ये स्विच ऑन है इसमें। ये एमीटर है, ये आप देख सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट जो है वो पैरेलल लगता है। और साथ ही ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग, ये क्या चीज़ होती है? ये होता है रजिस्टर। ठीक है। और ये यहाँ से गया है, आपकी ये बैटरी दिख रही है इसमें। तो इसमें 4 बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, बट आपको अभी 4 बैटरी नहीं लगाना है, पहले सिर्फ एक बैटरी लगाना है। उसके बाद एम मीटर और वोल्ट मीटर से इसकी रीडिंग्स नापनी है। मतलब क्या है, पहले एक बैटरी लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट करके उसकी एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद दूसरी बैटरी लगाएंगे, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार से हमें करना। और जो भी हमारी रीडिंग्स आएंगी उसे हम एक ग्राफ में डालेंगे, जिसमें से करंट जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वाई एक्सिस पे रहेगा। और जब हम इसकी रीडिंग्स के ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जितने भी जो भी इनकी रीडिंग्स आई उसको हम लगाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? एक इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, इस तरीके की लाइन मिलेगी इनकी रीडिंग्स से। ठीक है। आपने ग्राफ रीड करना प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, समझा होगा। मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है ये। तो फिर अगर वैसा हम करके देखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके देखते हैं, तो ये आपको ये एक लाइन यहाँ पे मिलती है, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, यानी वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, या फिर हम कहें कि जैसे जैसे करंट बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्टली ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ये हमारा ग्राफ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रहेंगे, जो सर्किट में, हमारे सर्किट में जो डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, वोल्टेज, किस पे डिपेंडेंट है? करंट पे डिपेंडेंट है। करंट कहाँ से जनरेट हो रहा है? बैटरी से जनरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे बैटरीज बढ़ती जा रही है, उसका करंट भी बढ़ते जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जा रहा है। पर ये प्रोवाइडेड है कि टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट
डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम इसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया आर। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगाया जो है आर, रेजिस्टेंस। आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। चूंकि ये ओम्स लॉ है तो इसको नाम दिया गया है ओम। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ रेजिस्टेंस से। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि वोल्ट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस को एक जगह रखेंगे और ये जो करंट है उसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाय करंट। अब हम ये कह सकते हैं ये जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, या ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। हैंस जैसे अब जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा जो करंट है वो फ्लो होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये करंट है वो फ्लो होगा। तो ये रिलेशन है रेजिस्टेंस और करंट में। और वैसे ही आप वोल्टेज देख सकते हैं कि वोल्टेज मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम ओम क्या होता है। ओम हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब हम इसे डिफाइन भी कर लेते हैं, जैसे वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस निकला हमारा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब हम इसमें इसकी यूनिट्स पुट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, और करंट का यूनिट है एम्पियर। तो हम इसको पुट करेंगे तो ऐसा होगा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर दो ही रीडिंग्स होंगी एक सर्किट के अंदर। If the potential difference between two terminals of a conductor is 1 volt, potential difference कितना है 1 volt, and current of 1 ampere, 1 ampere का current जो है उस सर्किट में फ्लो हो रहा है, flows in it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। ये आपका ओम का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं रेओस्टेट क्या होता है। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। देखते हैं, डिफाइन करते हैं पहले। क्या होता है कि जब प्रैक्टिस में आता है, हम देखिए ये रिलेशन है, हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि वोल्टेज जो है अगर ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो पर क्या है कि नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, मतलब रियलिटी में आते हैं, जब हम करते हैं इन चीज़ों से काम, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों ही साथ में बढ़ना घटना तो होता है, पर कई बार क्या होता है, इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू इंक्रीज और रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट विदाउट चेंजिंग सोर्स वोल्टेज। कई बार ऐसा होता है कि हमें सोर्स वोल्टेज को चेंज किए बिना, मतलब बढ़ाए या कम किए बिना, वोल्टेज कम या ज़्यादा किए बिना भी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब बैटरी को हम, मतलब रेजिस्टेंस कम करना है तो वो बैटरी कम करेंगे, ऐसा हर टाइम नहीं हो पाता है ना। तो चलिए उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ कंपोनेंट कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर। एक
वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया जाता है ताकि बैटरी या सोर्स वोल्टेज को हटाए बिना या वोल्टेज को कम किए बिना या ज़्यादा किए बिना ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकें। इसे कहते हैं रेओस्टेट, और इसे ये भी कहते हैं कि करंट स्टेबलाइजर, है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रियोस्टेट रखा हुआ है। अ रियोस्टेट और अ वेरिएबल रेजिस्टर इज a device or a component which allows changing of resistance in a circuit keeping the voltage same। ये क्या मदद करता है? ये एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है किसी भी सर्किट में, जबकि वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, उसके बाद भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को ये कम ज़्यादा कर सकता है। चलिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। क्या होता है, हमारे घर में नॉर्मली एक ही मोटाई लंबाई की वायर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत टाइप के वायर्स होते हैं, कोई वायर पतले होते हैं, कोई वायर मोटे होते हैं, कोई वायर जो है ज़्यादा लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो इन सब का भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। जो हम ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। इस जो करंट जो फ्लो हो रहा है या जो रेजिस्टेंस उस वायर में ऑफर हो रहा है उसमें कुछ फ़र्क आना चाहिए। तो वही हम देख रहे हैं इसमें। इन वायर्स विथ इक्वल क्रॉस सेक्शन थिकनेस, हमें पता है कि जितने चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन, एक वायर के क्रॉस सेक्शन या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पार होते हैं उतना ही उसका करंट होता है, यानी कि आई की वैल्यू उतनी ही होती है। तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन होगा, थिकनेस होगा, उतना रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लॉन्ग वायर इज मोर देन दैट ऑफर्ड बाय द शॉर्ट वायर। अगर सेम हम थिकनेस रखें, मोटाई अगर वायर्स की सेम है और एक वायर छोटी है और एक वायर लंबी है, जैसे कि यहाँ पर, तो क्या होगा, छोटी वायर लो रेजिस्टेंस देगी और लंबी वायर हाई रेजिस्टेंस देगी। बिकॉज एक चार्ज को उतनी दूर से ट्रेवल करना है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कंडीशन ये है कि मोटाई सेम है इसकी, दोनों ही वायर्स की, पर लंबी वायर क्या है, हाई रेजिस्टेंस की है। सिमिलरली हम देखते हैं कि इन वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर लेंथ को हम सेम रखें, इसमें लेंथ वेरी कर रही थी, हम लेंथ को अगर सेम रखें, द थिकर वायर विल हैव लोअर रेजिस्टेंस देन द थिन वायर। जैसे कि ये यहाँ पे लंबाई इसकी मोटी है, लंबाई इसकी सेम है, दोनों ही केसेस में इनकी लंबाई क्या है, सेम है, और इसकी थिकनेस वेरी कर रही है इसमें। तो अगर कम थिकनेस है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और लो अगर मोटा है ज़्यादा, वायर अगर ज़्यादा मोटा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो लो होगी। अब ये दोनों को हम मिला करके देखते हैं तो क्या क्या पता चलता है कि हमें अगर करंट अच्छे से फ्लो करवाना है अपने घर में तो हमें लो रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो ज़्यादा अच्छा करंट आएगा। तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस यहाँ भी चाहिए, लो रेजिस्टेंस यहाँ भी चाहिए, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट वायर लेनी है और मोटी थिकनेस की लेनी है। तो करंट फ्लो इज इजियर इन अ सर्किट हैविंग थिकर एंड शॉर्टर वायर्स। अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसे इस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लेंथ है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ कम रेजिस्टेंस। और ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया है उतना कम रेजिस्टेंस है।
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो हम इसका रिलेशन इस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब हम देखते हैं ये दो चीज़ें तो है ही, इसके साथ में रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये हमने देखा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर ये भी हमने देखा। इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, जो कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर भी, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये याद रखेंगे, हमने उस समय में जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर से भी चीज़ जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जैसे कि यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर बोल रहे हैं, मतलब कि एक ही मेटल से बना हुआ कंडक्टर है जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है हर जगह से। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ से, जो हमने पढ़ा पहले, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये भी हमने पढ़ा, ऐसा ये पढ़ा था हमने। तो अब ये दोनों को रिलेशन को एक साथ जब स्टेब्लिश करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो P का साइन जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में P नहीं है, इसे हम कहते हैं रो, इसे कहते हैं रो, और ये एक कांस्टेंट है इस रिलेशन में। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल क्या है उस कंडक्टर का, उस पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को कैसे बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। अब ये जो हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर। चलिए, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लो। अब हम पढ़ रहे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है और उससे हमने नई चीज निकाली है, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लो वेयर एज इंसुलेटर्स हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। इसको आप कैसे समझेंगे, हम जानते हैं कि जो मटेरियल जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवा सकता है अपनी बॉडी से वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। मतलब क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो होता है कंडक्टर, और जितना ज़्यादा, हम यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं ना, आई की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो होगा कंडक्टर, और जितना कम करंट फ्लो होगा वो होगा इंसुलेटर। तो कंडक्टर ज़्यादा करंट फ्लो करवा रहा है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, मतलब उस कंडक्टर में जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी कम है। तो वही ये कह रहा है, रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर में वो बहुत कम होती है, और इसी वजह से करंट जो है पास जल्दी होता है, उसमें से ज़्यादा होता है। और इंसुलेटर जो है अपने अंदर से करंट पास होने नहीं देता है, बहुत कम करंट पास होता है, मतलब उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, करंट को लेकर हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर।
अगेन यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, तो टेम्परेचर से भी रेजिस्टिविटी में फ़र्क आता है। अब देखते हैं जो मटेरियल्स होते हैं, हमने कंडक्टर्स की बात की और इंसुलेटर्स की बात की, बट एक और चीज़ होती है एलॉयस, जो डिफरेंट मटेरियल्स से मिलकर बनी होती है ना। तो एलॉयस में कैसा होता है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स कम होता है, उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, एलॉय की होती है, उससे ज़्यादा होती है इंसुलेटर की। इसको हम करंट के फ्लो ऑफ करंट के टर्म्स में देखते हैं तो क्या निकलेगा, इंसुलेटर मतलब कंडक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करने देगा, फिर उससे कम एलॉय करने देगा, उससे कम इंसुलेटर करने देगा, ठीक है। वो करंट के टर्म में हो गया। और रेजिस्टेंस के टर्म में हम देखेंगे तो सबसे कम रेजिस्टेंस कंडक्टर का है, उससे ज़्यादा एलॉय का है, उससे ज़्यादा इंसुलेटर का है। अब कंडक्टर कौन सी मटेरियल को हम बोलेंगे कि वो अच्छा कंडक्टर है, अगर मटेरियल में रेजिस्टेंस 10⁻⁻8 ओम से लेके 10⁻⁻6 ओम तक है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो गुड कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी इतनी कम हो, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम की होगी, तभी हम क्या कहेंगे कि वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब एलॉयज की बात हो रही थी यहाँ पे, तो एलॉयज हैविंग हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, मेटल्स से ज़्यादा, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तो मेटल्स से ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने के कारण इसे क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस है तो वो हीट फॉर्म में ज़्यादा उसको कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। और इंसुलेटर है वो तो टोटली इंसुलेट कर देगा, उसमें से फ्लो ही नहीं हो पाएगा करंट, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हीटिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलॉयस का। जैसे इसको किस में यूज़ किया जाता है, आयरन में यूज़ किया जाता है, टोस्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है, मतलब कि ब्रेड जो टोस्ट करते हैं हम टोस्टर उसमें। और टंगस्टन जो है ये भी एक क्या है, इसको यूज़ किया जाता है एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज़ होता है, तो ये है आंसर आपका टंगस्टन। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स। कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। और साथ ही एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो करंट फ्लो होता है आपके घर में, तो एक फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। वो क्या फ्यूज़ क्या काम करता है आपका, जैसे अगर ज़्यादा वो पतली पतली वायर से बना होता है कॉपर की, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कभी लाइट चली गई फिर अचानक लाइट आती है, तो कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, तो उस केस में घर की सारी चीज़ें फूटे ना, ज़्यादा करंट फ्लो हो कि वो डैमेज ना हो, इसलिए वो जो वायर होता है पहले करंट फ्यूज़ से पास होता है। अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो वो फ्यूज़ जो है वो उड़ जाएगा, फ्यूज़ उड़ गया मतलब कि उसकी वायर जो है वो मेल्ट हो गई, तो आगे वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता ताकि सारी अप्लायंसेस सेफ रहें। तो फ्यूज़ में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, वो होती है कॉपर, ठीक है। और कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टेंस कैसा होता है मटेरियल का। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये कम होती जा रही है, तो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं फ्यूज्ड सिलिका, डायमंड, ग्लास। और रेजिस्टिविटी मतलब ये तो इंसुलेटर होता है, ग्लास से आप करंट पास करेंगे तो क्या करंट पास हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, जितनी ये सारे इंसुलेटर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। फिर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स इन्हीं को बोल रहे हैं जो थोड़ा कम पास करते हैं और एक मतलब रेजिस्टेंस जो है जो करंट है उसको कम पास करते हैं पर कंडक्टर जितना भी पास नहीं करते। रेजिस्टेंस इनका बीच का होता है, बीच का। तो और ये कंडक्टर है आपका, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो इसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी जो हमने पढ़ा था 10⁻⁸ ओम्स से 10⁻⁻6 ओम्स को आप क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।